गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन की। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना भी ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ आप लोग शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके, नोटिफिकेशन मिल सके अगर मैं कोई भी नया टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। और आप लोगों के लिए अगर आप किसी टॉपिक को समझ नहीं पा रहे हैं या आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, आप उसे समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसे आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। आज है 27 जुलाई। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? अगर हम गोल्डन राइस की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें विटामिन ए जो होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल में विटामिन ए, तो ये गोल्डन राइस की स्पेशलिटी है कि इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुतायत में मिलती है। तो यहाँ अगर गोल्डन राइस खाने से हमें विटामिन की जो मात्रा है, विटामिन ए की मात्रा, वो बॉडी में पूरी की जा सकती है। तो यहाँ पर गोल्डन राइस विटामिन ए की मात्रा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ इसके वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने के लिए दुनिया का जो पहला देश बन गया है वो फिलीपींस बन गया है। और ये एक संशोधित रूप से इसको लॉन्च किया गया है गोल्डन राइस। इसका एक संशोधन किया गया है, एक नई प्रजाति आप कह सकते हैं विकसित की गई। तो गोल्डन राइस का एक संशोधित रूप जो है उसको विकसित किया गया। अब उसके वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला जो देश है वो पहला देश फिलीपींस बन गया है। फिलीपींस, मनीला यहाँ की कैपिटल। तो यहाँ की सबसे जो स्पेशल बात है मनीला फिलीपींस की वो ये है कि जो चावल का अनुसंधान है, जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है? मनीला फिलीपींस में ही स्थित है। और चावल की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है। तो फिलीपींस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले, अगला प्रश्न है भारत और किस देश के मध्य इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास होगा? मतलब अभी नहीं, ये अगले महीने होने वाला है और कल इसकी जो तिथि है वो निश्चित कर दी गई है। इसकी घोषणा की गई है कि ये सैन्य अभ्यास होगा और ये त्रिसेवा वाला सैन्य अभ्यास होगा। ये भी याद रखिएगा, त्रिसेवा वाला सैन्य अभ्यास, क्योंकि भारत और रशिया के बीच में दो तरह का ये सैन्य अभ्यास इंद्र होता है। एक तो दो सेनाओं के बीच में होता है, एक होता है तीनों सेनाओं के बीच में। तो ये तीनों सेनाओं के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2017 से की गई थी। अगर हम वैसे बात करें कि इंद्र जो सैन्य अभ्यास है इसकी शुरुआत भारत और रशिया के बीच कब से हुई थी, तो 2003 से हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए कि 1 से 15 अगस्त तक इसके होने की घोषणा डिसाइड की गई है कि 1 से 15 अगस्त तक ये सैन्य अभ्यास कराया जाएगा। दक्षिण रूस के वोल्गाग्राड क्षेत्र में प्रुडोबोई रेंज में ये होगा। ये भी आप याद रखेंगे, प्रुडोबोई ये रेंज का नाम है जहाँ पर ये सैन्य अभ्यास किया जाएगा। तो रशिया में होगा, ये भारत में नहीं होगा। याद रखिएगा, भारत और रूस के मध्य होने तो जा रहा है परंतु इसका आयोजन जो है वो मुख्यतः रशिया में होने वाला है। ये एक त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है जो अभी होने जा रहा है। पहली बार 2003 में हुआ था, पर पहला त्रिसेवा सैन्य अभ्यास 2017 में हुआ था भारत और रशिया के बीच, जिसका नाम है इंद्र। तो भारत और रूस के बीच में इंद्र सैन्य अभ्यास होता है। अब आज का आपके लिए पहला प्रश्न कि भारत और रूस के बीच में इंद्र के अलावा और कौन कौन से सैन्य अभ्यास, नौसेना के या फिर आप कह सकते हैं सेना के, तो ये कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हंगरी के बुडापेस्ट में चल रहे विश्व के कैडेट चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि इन्होंने जो स्वर्ण पदक है वो ओलंपिक में नहीं बल्कि ये जो बुडापेस्ट में एक विश्व कैडेट चैंपियनशिप चल रही थी यहाँ पर जीता। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ, लोगों ने गलत वीडियोस बना दिए, उसके बाद उन्हें डिलीट करना पड़ा। बहुत सारे जो टीवी कलाकार थे तो उनको भी कन्फ्यूज़न हो गया, उन्हें लगा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्रिया मलिक जी ने जीता है, पर ऐसा नहीं था। जो प्रिया मलिक हैं इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में चल रहे विश्व कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये भारतीय पहलवान है और इन्होंने 73 किलोग्राम में 73 किलोग्राम जो कैटेगरी है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। ओलंपिक में अभी तक हमने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू जी के द्वारा
और यहाँ पर मैं आपको एक न्यूज़ और बताना चाहती हूँ कि कल से एक खबर आ रही है कि मीराबाई चानू का जो सिल्वर मेडल है उसको गोल्ड मेडल में बदला जाएगा, क्योंकि जो चाइना की जो महिला थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था, उनका गोल्ड मेडल उनसे छीना जाएगा, क्योंकि देखा गया था कि कहीं ना कहीं वो डोपिंग के मामलों में लिप्त होती पाई जा रही हैं, कि इतने भारी वजन को 210 किलोग्राम में उन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, और 210 किलोग्राम वो इतनी आसानी से उठा रही थी कि उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि बाकी सारे रेसलर्स जो भार था उसको उठाने में काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे। तो इस वजह से लोगों को शक हुआ कि शायद ये किसी न किसी प्रकार का ऐसा पदार्थ जो है जिसे लेकर के आई हैं, जिसके बाद ये वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, इस वजह से उनके ब्लड टेस्ट वगैरह कराए गए। तो अब जहाँ तक ये है कि उनका गोल्ड जो है उनसे छीन लिया जाएगा, और मीराबाई चानू जिन्होंने 202 किलोग्राम वजन उठाया था, उनको सिल्वर मेडल की जगह गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी कि हमारे पास एक गोल्ड मेडल आएगा। तो ये प्रिया मलिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आई होप सो कि मीराबाई चानू वाली खबर पॉजिटिव हो और सच में गोल्ड मेडल उनको मिल जाए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी किया गया है। अब मैच कब से प्रारंभ होंगे आपको बताना है। तो जो लोग आईपीएल का वेट कर रहे थे, जो बचे हुए मैचों का वेट कर रहे थे, क्योंकि मैं भी आईपीएल देखती हूँ, तो मैं भी सोच रही थी कि अब बचे हुए मैच कब होंगे, तो ये इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब ये जो मैच है 19 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। तो 19 सितंबर से बचे हुए 31 मैच फिर से देखने को हमें मिलेंगे, और यहाँ पर फाइनल भी होगा। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। तो सीजन के बचे हुए 31 मैच 27 दिनों में दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। ये तीनों ही अगर हम बात करें यूएई के 7 अरब अमीरात में से एक हैं, तो यहाँ पर ये मैच खेले जाएंगे, और 15 अक्टूबर को फाइनल मैच हमें देखने को मिलेगा। तो 15 अक्टूबर वो तारीख है जब हमें पता चलेगा कि इस बार का आईपीएल का विनर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, T20 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो इन्होंने T20 जो चल रहा है अभी हमें श्रीलंका में देखने को मिल रहा है, इसमें इन्होंने डेब्यू किया है, और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के ये भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, और इनका नाम है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ आपने देखा होगा, अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो पृथ्वी शॉ को तो आपने ज़रूर देखा होगा, तो आजकल काफ़ी चर्चा में भी रह रहे हैं। तो पृथ्वी शॉ ने यहाँ पर सबसे कम उम्र में आप कह सकते हैं बल्लेबाजी की शुरुआत की है T20 में। तो ये यहाँ पर सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको याद रखने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने सोहरा में हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की है। तो आपको बताना है सोहरा किस राज्य में स्थित है। ये सोहरा एक स्थान है जहाँ पर हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की गई है। यहाँ पर वृक्ष लगाए जाएंगे, वनों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि वनों को आप कह सकते हैं निर्माण किया जा सकता है, ज़्यादा से पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करके वनों को बसाया जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से जब हम वनों को काट सकते हैं तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा से वृक्षों को लगा करके वनों को बसा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएंगे, और ये जो है ये शुरुआत होगी मेघालय में। तो सोहरा जो है वो मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय के चेरापूंजी में ये सोहरा नामक स्थान स्थित है, जहाँ पर हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित ये रिपोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसके द्वारा जारी की गई है। तो याद रखिएगा यहाँ पर नीति आयोग की भूमिका हमें देखने को मिलती है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ साथ में नीति आयोग ने ये रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो रिपोर्ट है नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के सामने ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों के साथ 3 राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। तो इन 3 राज्यों की यहाँ पर भूमिका देखने को मिलती है कि किस प्रकार से ये जो राज्य हैं नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, उनका वो किस प्रकार से सामना करेंगे। तो यहाँ पर उन चुनौतियों को समझने के लिए ये तीनों राज्यों के बीच में एक कार्यशाला
आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर इन तीनों राज्यों का नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात सरकार इसका बिल्कुल एकदम सही उदाहरण है, क्योंकि ये जो तीनों यहाँ पर हमें कई सारे पावर प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, नई नई जो ऊर्जा है उसको ये लोग प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। पवन ऊर्जा का हमें गुजरात में अस्तित्व बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं और यहाँ से शुरुआत की जा रही है नवीकरणीय ऊर्जा की। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दी है? तो यहाँ आपको बताना है, जो बाइडेन है इन्होंने अफ़गान के जो प्रवासी लोग हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब से अमेरिकी सेना ने अपनी सेना को वापस बुलाया है तो तब से वहाँ पर जो स्थितियाँ थी और ही ज़्यादा अशांति वहाँ पर फैल गई है। तालिबानी जो लोग हैं वो वहाँ पर अपने अस्तित्व को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं मारपीट हो रही है। बहुत इस समय अफ़गानिस्तान की स्थिति ख़राब चल रही है। तो वहाँ से लोग जा रहे हैं और देशों में, आसपास के जो देश हैं वहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि सेना के भी लोग आसपास के क्षेत्रों में भाग रहे हैं। तो यहाँ पर जो अफ़गान प्रवासी हैं उनके लिए कितने मिलियन डॉलर आपातकालीन फंड की घोषणा की है? तो यहाँ पर 400 मिलियन डॉलर देने की बात की है अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। और अमेरिका के इस कदम की, किस कदम की, कि अपनी सेना को वापस बुलाने की कदम की, और देशों ने यहाँ पर अवहेलना की है कि अवेला का मतलब उसको स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि अभी कुछ समय और देना चाहिए था अफ़गानिस्तान को सुधरने के लिए, अभी सही समय नहीं था अपनी सेना को वापस लेने का, क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है और वो किसी भी देश की, आप कह सकते हैं, वहाँ की रक्षा करने के लिए अपनी सेना को अगर भेजता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर स्थितियाँ अच्छी हो सकती थी, लेकिन अपनी सेना को इतनी जल्दी वापस बुला लेना ये सही नहीं था और लोगों ने इस कदम को सही नहीं बताया है। तो यहाँ पर 400 मिलियन डॉलर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देने की बात की है अफ़गान प्रवासियों के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय उत्थान योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है? जो जनजातियां हैं इस राज्य में, यहाँ पर उनके विकास की बात की जा रही है। तो जनजातीय उत्थान योजना के मसौदे को मंजूरी देने की जो बात है, इसको मंजूरी दी है राजस्थान सरकार के द्वारा। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, तो इनके द्वारा ये जनजातीय उत्थान योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। तो अब यहाँ पर जनजातियों के विकास पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? तो ये जो सैनिक स्कूल है इसकी आधारशिला उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में रखी गई है, कौन से ज़िले में रखी गई है? तो यूपी वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पहले बता देती हूँ, क्योंकि यूपी स्पेशल अधिकतर जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो यूपी स्पेशल पढ़ते होंगे, कुछ एक बिहार से भी होंगे। तो यूपी वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैनिक स्कूल की जो आधारशिला है वो गोरखपुर में रखी गई है। और गोरखपुर जो आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है, तो गोरखपुर में यहाँ पर सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है। अब जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का निधन हो गया और वो किस राज्य से संबंधित थी? यहाँ पर इनकी आयु लगभग 103 वर्ष के आसपास थी, शायद, मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं, लेकिन 103 शायद थी इनकी एज। तो यहाँ पर इनका निधन हो गया और ये किस राज्य से संबंधित थी? तो ये केरल राज्य से संबंधित थी। इनका नाम था भागीरथी अम्मा और सबसे उम्रदराज छात्रा आप कह सकते हैं। ये सबसे उम्रदराज छात्रा थी, केरल से बिलोंग करती थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो जाहिर सी बात है, इतनी उम्र थी तो इस वजह से इनका उम्र ही इनकी मृत्यु का कारण था, इनका निधन हो गया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। आप सभी को याद रखना है, एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा क्या किया गया है? विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? एम वेंकैया नायडू। और आज का लास्ट जो प्रश्न है वो है, हाल ही में टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? ये जस्ट आप लोगों के लिए एक प्रश्न मैंने डाला है ताकि आपको भी पता चल सके कि भारतवासी भी कहीं पे कम नहीं है।
तो हाल ही में टॉप 10 मोस्ट हैंडसम 2021 जो उसमें मैन रहा है, इस लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? तो प्रभास रहे हैं, अमरेंद्र बाहुबली। जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं कि जो बाहुबली की भूमिका जिन्होंने निभाई थी, जिनको प्रभास के नाम से, प्रभास इनका रियल नेम है, तो ये जो है टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन की जो लिस्ट निकाली गई है इसमें टॉप पर रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत का कोई पर्सन इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। तो इनका नाम है प्रभास और बाहुबली पिक्चर में हमें इनकी भूमिका देखने को मिलती है आमरेंद्र बाहुबली या फिर महेंद्र बाहुबली के नाम से, क्योंकि इन्होंने डबल रोल किया है। एक में ये आमरेंद्र बाहुबली बने हैं एक पार्ट में, और एक पार्ट में ये महेंद्र बाहुबली के नाम से फेमस है। तो ये मूवी मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू सो मच।